हेलो गाइस। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पार्ट 5। इसके अंदर हम लोग पढ़े थे सिरेमिक्स और ग्लासेस पॉलीमर्स के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, जो सब्जेक्ट है सिविल मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ब्रांचेस का, तो हम लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस जानी है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। और हम आज देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं हम लोग उसको सिलेक्शन किन क्राइटेरिया से करते हैं, किन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए। तो देखिए, कोई भी इंजीनियर जिस चीज़ की जिस जिस भी इंजीनियर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कोई कोई इंजीनियर किसी चीज़ को बना रहा है या किसी चीज़ को फैब्रिकेट कर रहा है, सपोज कीजिए कोई नट बोल्ट बना रहा है या कोई भी मशीन बना रहा है या कोई मशीन डिजाइन कर रहा है, तो हर एक इंजीनियर के अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना अपना एक इंजीनियरिंग मटेरियल्स या कहें कि एक मटेरियल सिलेक्ट करना होता है जो कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल आर एज फॉलो। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया दिए गए हैं कुछ हमारे मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए, वो कुछ इस तरह से हैं। तो हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो होंगे, जो हम सिलेक्ट करेंगे, उनको अगर हम इन क्राइटेरिया के अंदर रखें, अगर ये क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वो इंजीनियरिंग के लिए अच्छे हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं वो है फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स। फैब्रिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ किसी चीज़ को बनाना, यानी कि बनाने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो चीज़ क्या है। तो द सिलेक्टेड मटेरियल शुड फुलफिल फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट। तो जो भी हम लोग सिलेक्ट किए हैं, जो भी मटेरियल हम लोग सिलेक्ट करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल के लिए, जो हमारे रिक्वायरमेंट है, और मटेरियल हम लोग तभी जो सिलेक्ट करते हैं हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि अगर हम लोग नट बोल्ट बनाना है तो हम लोग लकड़ी वगैरह नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों को आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम लोग उसमें आयरन या फिर जो भी मेटल है वही चीज़ हम लोग उसमें सिलेक्ट करेंगे, ना कि लकड़ी वगैरह पॉलीमर्स वगैरह, क्योंकि उन चीज़ों से नट बोल्ट नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपनी मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। तो द सिलेक्टेड मटेरियल शुड फुलफिल फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट। जो भी हम लोगों की बनावट के लिए जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को वो फॉलो करेगा, वो फुलफिल करेगा, तो हम कहेंगे कि वो मटेरियल अच्छा है। तो वो कौन कौन से फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ इस तरह से हैं। सम फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट आर एस फॉलोज। पहला है मशीन एबिलिटी। वैसा मटेरियल जो मशीन की एबिलिटी को दिखाता हो, जिसमें मशीन जो जिस भी मशीन मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो मटेरियल है उनको कट करना पड़ता है, उनको अलग शेप देना पड़ता है। यानी जो हम मटेरियल चून कर लाते हैं रॉ मटेरियल, उसको हम सीधे उसी उसी वैसा ही तो यूज़ नहीं कर लेते हैं। उसको हम लोग अलग से ड्रिल करना पड़ता है, शेप में ढालना पड़ता है, कट करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है। अलग अलग तरीके के मशीन से उसको हम लोग जो है उसको हम लोग एक अलग सा ढांचा या शेप देते हैं। तो मशीन एबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा वैसा कैरेक्टरिस्टिक। Machine ability is a characteristic of a material such as a metal that make it easy to drill, shape, cut, grind। तो अगर हम ऐसा मटेरियल जो जिसको हम लोग ड्रिल, शेप, कट, ग्राइंड आसानी से और कम खर्चे कम एनर्जी खर्च किए अगर हम लोग कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे कि वो मशीन एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल कर रहा है। दो पॉइंट और दिए गए हैं मशीन एबिलिटी के बारे में। मशीन एबिलिटी रेफर्स टू द एज विथ विच वी कैन मशीन, फॉर एग्जाम्पल ए मेटल इज द कॉन्टेक्स्ट टू मशीन मीन्स टू कट ड्रिल शेप इट से। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि ऐसा मशीन, ऐसा मेटल जिसको हम लोग आसानी से कट कर सकें, ड्रिल कर सकें, शेप कर सकें, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी हम लोग उसको बनाना है वैसा हम लोग बना सकें, और उसको हम लोग ज़्यादा उसमें हम लोगों को खर्च ना करना पड़े, ज़्यादा टू कॉस्ट हम लोगों को नहीं देना पड़े, और उसमें ज़्यादा एनर्जी लॉस ना हो। तो हम लोग कहेंगे कि वो एक अच्छा मशीन एबिलिटी गुण को, मशीन एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल कर रहा है। एक पॉइंट दिया गया है कि मटेरियल्स विल गुड मशीन एबिलिटी कैन बी कट विथ रिलेटिवली लिटिल पावर एंड लो कॉस्ट। तो काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं, काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं जिनको हम लोगों को कट करने के लिए या उनको अपने शेप में डालने के लिए, जिस भी शेप में हम लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस मेटल की, उसको हम लोगों को उसमें काफ़ी पावर खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी खर्चा करना पड़ा है। तो ऐसा मेटल या फिर ऐसा मटेरियल जिसमें हम लोगों को कम पावर और कम कॉस्ट में ही वो मटेरियल अपने शेप अपने उसको कट किया जा सके, ऐसा जो गुण है उसको हम लोग मशीन एबिलिटी कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि मशीन एबिलिटी क्या होता है। मशीन एबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एक मशीन का, एक मेटल का, जिसको हम लोग मशीन के रूप में ढाल सकते हैं, मशीन के हिसाब से उसको ढाल सकते हैं। तो ये पहला हम लोगों का फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट का पहला क्राइटेरिया था। दूसरा हम लोगों का कास्टेबिलिटी। कास्ट का मतलब लोग समझते हैं कास्ट क्या होता है, मेटल के ऊपर में कास्ट करना ही कास्टेबिलिटी कहलाता है। तो कास्टेबिलिटी जैसे हम लोग समझे कि मशीन एबिलिटी में कट, ड्रिल, शेप वगैरह करना आसान, अगर आसान है, कम कॉस्ट में कम पावर में हम लोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मशीन एबिलिटी गुणधर्म कहते हैं। यानी कि
इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और कास्टेबिलिटी में हम लोगों को कास्टिंग करना, यानी मेटल के ऊपर कास्टिंग करना, मेटल के ऊपर कास्टिंग करना, अगर उसमें हम लोगों को कम खर्च लग रहा है, टूलिंग कॉस्ट कम है, उसका रिक्वायर मिनिमल एनर्जी, यानी उसमें एनर्जी कम यूज़ हो रहा है, कम हम लोगों को उसमें रिजेक्शन है, उसमें हम लोगों को उसको रिजेक्ट करने का कोई खास कारण नहीं है, यानी कि वो एक तरह का एक अच्छा कास्टेबिलिटी मेटल है। या फिर कहें उसमें हम लोगों को कम कॉस्ट भी लग रहा है, कम एनर्जी भी खर्चा हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एक कास्टेबिलिटी हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा कास्टेबिलिटी फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट का दूसरा क्राइटेरिया हुआ। इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कास्टेबिलिटी इज द ईज ऑफ फॉर्मिंग अ क्वालिटी कास्टिंग। और ये जो है हमारा कोई भी क्वालिटी कास्टिंग, यानी किसी भी मेटल या मटेरियल को कास्ट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा क्वालिटी यानी क्वालिटी कास्टिंग करने में आसानी होता है। कास्टेबिलिटी हम लोग उसको हम लोग कहेंगे, उसको कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, जिस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम लोग कोई भी मटेरियल को आसानी से कास्टिंग कर सकते हैं, क्वालिटी कास्टिंग कर सकते हैं। ए वेरी कास्टेबल पार्ट डिजाइन इज इजिली डेवलप्ड, incurs minimal tool costs, require minimal energy and has few resistance। तो हम लोग बहुत सारे मेटल्स या मेटल्स होते हैं जिसको हम लोग काफ़ी पार्ट जो है हम लोगों को कास्ट करना पड़ता है, कास्टिंग करना पड़ता है, तो वो बहुत ही उसको हम लोग आसानी से डेवलप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं उसको कास्टिंग। और उसमें हम लोगों को कम खर्च हो रहा है, यानी टूलिंग कॉस्ट कम है, मिनिमल है, रिक्वायर मिनिमल एनर्जी, और इसमें मिनिमल एनर्जी भी रिक्वायर है, और उसमें कुछ भी रिजेक्शन नहीं है, या फिर कहें कि बहुत ही कम रिजेक्शन है। तो ऐसा कहें कि वो एक कास्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है। कास्टेबिलिटी कैन रेफर टू ए पार्ट डिजाइन और ए मटेरियल प्रॉपर्टी। तो कास्टेबिलिटी को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक डिजाइन का पार्ट होता है और एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। ये हम लोगों का जो फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट एक हमारा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के अंदर जो आने वाले हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये सब है। पहला है मशीन एबिलिटी, दूसरा है कास्टेबिलिटी, हम लोग तीसरा है हम लोगों का वेल्डिंग। देखिए जैसे मशीन था, हम लोग मशीन में जैसे कि कट शेप ड्रिल करना हम लोगों का आसान था, कम कॉस्ट में हम लोग कर पा रहे थे, उसी तरह से कास्टेबिलिटी में हम लोग किसी भी मटेरियल को कास्ट कर पा रहे थे कम खर्चे में, कम एनर्जी खर्च करके। उसी तरह से वेल्डिंग है, यहाँ पर वेल्डिंग में भी क्या है, वेल्डिबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। तो वेल्डिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू वेल्ड विथ सिमिलर मटेरियल्स। मैनी मेटल्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी वेल्डेड together to fabric a final material that is required। weldability may also be known as joinability। तो weldability यानी कि joinability को हम लोग joinability कहते हैं, क्योंकि हम लोग वेल्डिंग में क्या करते हैं, कोई भी दो सिमिलर मेटल्स या मटेरियल्स को हम लोग एक जगह ला करके वेल्ड कर देते हैं, यानी ज्वाइन कर देते हैं, तो उसको हम लोग joinability या weldability कहते हैं। तो weldability क्या होता है, एक एबिलिटी होता है किसी मटेरियल का टू वेल्ड, यानी जोड़ने का एक एबिलिटी होता है विथ सिमिलर मटेरियल्स, और हम लोग उसमें सिमिलर मटेरियल्स को एक साथ लाकर जोड़ते हैं। जैसे कि आप लोग कई बार आप लोग लोहार वगैरह या फिर कोई भी इंडस्ट्री में काफ़ी जगह आप लोग ने देखा होगा कि वो लोग लोहे को या फिर लोहे के साथ वेल्ड कर देते हैं, या फिर दूसरे मेटल्स को किसी मेटल के साथ वेल्ड कर देते हैं, तो उसी को वेल्डिंग कहा जाता है, उसी को हम लोग जॉइनेबिलिटी भी कहते हैं, यानी ज्वाइन करने की एबिलिटी को ज्वाइनेबिलिटी कहते हैं, वेल्ड करने की एबिलिटी को वेल्डेबिलिटी कहते हैं। तो मैनी मेटल्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी वेल्डेड टुगेदर टू फैब्रिकेट अ फाइनल मटेरियल। तो हम लोग काफ़ी सारे मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक्स यानी मेटल्स और काफ़ी सारे थर्मोप्लास्टिक को हम लोग वेल्ड करते देखते हैं एक दूसरे के साथ। टुगेदर का मतलब यहाँ हुआ एक दूसरे के साथ वेल्ड करना यानी जोड़ने हम लोग देखते हैं। जो हम लोगों को जोड़ने के बाद क्या होता है, हम लोग एक फाइनल मटेरियल हम लोग प्राप्त करते हैं, हम लोग फाइनल मटेरियल एक बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, जो हम लोगों का रिक्वायर्ड है, यानी कि इंजीनियरिंग में जिस चीज़ का रिक्वायर्ड है, जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं इंजीनियरिंग में। ओके, तो ये था हम लोगों का वेल्डेबिलिटी क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वो है हार्डेनेबिलिटी। हार्डेनेबिलिटी क्या हुआ, द प्रॉपर्टी डिटरमाइनिंग द डेप्थ टू विच अ फेरस अलॉय कैन बी हार्डनेड बाई क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब होता है किसी मेटल को ठंड करना, यानी अगर कोई मेटल गर्म है तो उसको ठंड करना, क्वेंचिंग कहलाता है। तो क्वेंचिंग का काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, तो ये मैं आने वाले कभी वीडियो में एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा क्वेंचिंग के बारे में। लेकिन आज मैं बता दूं, क्वेंचिंग मतलब होता है ठंड करके किसी मेटल को हार्ड कर देना। तो द प्रॉपर्टी डिटरमाइनिंग द डेप्थ टू विच अ फेरस अलॉय कैन बी हार्डनेड बाई क्वेंचिंग। तो किसी फेरस अलॉय को, यानी जिसके अंदर ऐसा अलॉय या ऐसा मेटल जिसके अंदर फेरस पाया जाता है यानी लोहा पाया जाता है, उसको हम लोग क्वेंचिंग के द्वारा यानी ठंड करके उसको हार्ड करते हैं, उसको हम लोग हार्डेनेबिलिटी कहते हैं। फिर है हीट रिस्पॉन्स। तो हीट रिस्पॉन्स का मतलब हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट इज एसेंशियली अ रिस्पॉन्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ए मटेरियल टू अचीव अ डिजायर्ड सेट ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज।
तो ऐसा मेटल हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंजीनियरिंग में, जो कि हीट ट्रीटमेंट को भी अच्छा से फुलफिल करे, हीट ट्रीटमेंट को भी बढ़िया से वो फॉलो करे। हीट ट्रीटमेंट इज इसेंशियली टू रिस्पॉन्स हीटिंग एंड कूलिंग अ मटेरियल, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे मेटल्स या मटेरियल्स को हम लोगों को हीट करना पड़ता है इंजीनियरिंग में, तभी हम लोग उसका अच्छा से यूज़ कर पाते हैं। एंड वो कूलिंग प्रॉपर्टी को भी दर्शाया, उसको हम कूल करके क्योंकि हार्ड करते हैं, दैन कूलिंग अ मटेरियल टू अचीव अ डिजायर्ड सेट, और उसको हम लोग अच्छा से कूल हीट करके कुछ अच्छा से बना करके उसको हम लोग जो मेटल बनाना चाहते हैं, जो हमारे डिजायर्ड लास्ट में जो डिजायर्ड फाइनल मेटल है या फिर मटेरियल है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको अचीव करते हैं, जो कि सेट ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और जो हीट रिस्पॉन्स है सेट ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, यानी हीट रिस्पॉन्स जो है वो एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को मैं आप लोगों को सीधा समझाऊं तो ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी मेटल का, ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग हैमर से यानी हैमर से पीट कर पतला कर कर उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी तार की तरह तार के रूप में खींच सकते हैं, उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल एसोसिएटेड विथ द एबिलिटी टू बी हैमर्ड थिन और स्ट्रेच्ड इनटू वायर। वही चीज़ मैंने आपको कहा कि हैमर से उसको पीट कर या फिर स्ट्रेच कर कर उसको पतले वायर के रूप में हम लोग खींचते हैं, उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। लेकिन जो हम लोग पतले वायर के रूप में खींचते हैं बिना ब्रेकिंग के, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे कि आप लोग वायर में देखते होंगे कि कॉपर का वायर होता है, तो कॉपर को क्या किया जाता है, उसी तरह से उसको हैमर्ड से क्या किया जाता है, थीन पतला करके उसको स्ट्रेच किया जाता है ताकि उसको हम लोग वायर के रूप में यूज़ कर सकें। तो उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं विदाउट ब्रेकिंग, और वो कहीं टूटना भी नहीं चाहिए। गुड एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे बढ़िया डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड का मैंने आप लोगों का शुरू में ही जब हम पहला लेक्चर देख रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि करीब 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींच सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि आप लोग गोल्ड कितना डक्टाइल मेटल होता है। नेक्स्ट है मैलाबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है? मैलेबिलिटी भी डक्टाइल, जैसे डक्टिलिटी को हम लोग पतले तार के रूप में खींचते हैं, उसी तरह से मैलेबिलिटी में हम लोग उसी को हैमर किसी मेटल को पीट करके उसको हम लोग पतली शीट के रूप में हम लोग बना देते हैं। उसमें तार के रूप में खींच रहे थे, यहाँ हम लोग उसको पतली शीट के रूप में उसको हम लोग फॉर्म कर देते हैं। तो मैलेबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच दे कैन बी हैमर्ड, शेप्ड एंड रोल्ड इनटू ए वेरी थिन शीट विदाउट रिप्चरिंग। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर। रिप्चरिंग का मतलब यहाँ ब्रेकिंग हुआ, ब्रेकिंग का मतलब रिप्चरिंग हुआ, दोनों सेम मीनिंग है। तो मैलेबिलिटी भी हम लोग अब समझ गए क्या है कि मैलेबिलिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मेटल का, जिसको हम लोग हैमर करके यानी हैमर से पीट कर उसको हम लोग एक नया शेप दे सकते हैं, यानी उसको पतली शीट में ढाल सकते हैं। वेरी थिन शीट यानी बहुत ही पतली शीट को मेरे उसको हम लोग ढाल सकते हैं विदाउट रप्चरिंग, यानी उसमें बिना ब्रेकिंग के। और गोल्ड, सिल्वर वगैरह बहुत ही अच्छे मैलेबल मेटल्स होते हैं। तो ये थे हमारे पहला रिक्वायरमेंट था, जो पहला क्राइटेरिया था फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर जितने भी हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको हम लोगों ने देखा। अब दूसरा रिक्वायरमेंट या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या गई, और दूसरा हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है या जो क्राइटेरिया है वो है इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट या इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, पैसा, किसी चीज़ को बनाने में कितना खर्च आ रहा है, उसको हम लोग इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के रूप में देख सकते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट शुड बी लो and the material should not be very costly। यहाँ should लिखा गया है, be very costly। The cost of material does not involve only raw material, it also involves cost of machining, cost of welding, cost of casting, time taken for fabrication etc। तो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट हम लोगों को कह रहा है कि ओवरऑल जो कॉस्ट होगा किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए, उसको हम लोगों को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कॉस्ट यानी कि कीमत को कम करने के चक्कर में हम लोग उसको क्वालिटी को भी नहीं देखें, यानी वो खराब क्वालिटी का बन जाए। तो हम लोगों को क्वालिटी को देखने के साथ साथ उसको कम कॉस्ट में बनाना ही हमारा इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया कहलाता है। तो हम लोग ऐसा ही मटेरियल का या फिर ऐसा ही मटेरियल का चयन करेंगे यानी सिलेक्ट करेंगे जो कम कॉस्ट में एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बन सके। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट शुड बी लो एंड द मटेरियल शुड नॉट बी वेरी कॉस्टली, और वो मटेरियल ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल डज नॉट इन्वॉल्व ओनली रॉ मटेरियल। हम लोग कहते हैं कि जो कॉस्ट है हम लोगों का सिर्फ रॉ मटेरियल है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल सिर्फ हमारा जब आ गया उसमें तो कॉस्ट लगा ही, उसके बाद हम लोग जब उसको मशीनिंग करते हैं यानी जो हम लोग उसमें शेप देना है या जो कट करना है उन सब में अलग खर्चा होता है, बेल्डिंग करने में खर्च होता है, कास्टिंग करने में खर्च होता है। तो इन सभी का कॉस्ट मिलाकर हम लोग कहेंगे कि वो इतना सारा हमारा कॉस्ट हो रहा है टोटल कॉस्ट। फिर उसको पूरा तरह से बनाने में यानी फैब्रिकेट करने में जो टाइम खर्च होता है वो भी हमारा एक कॉस्ट के रूप में ही हम लोग गिनेंगे, क्योंकि वो हम लोगों का जो
जो भी हमारे जो हम लेबर काम कर रहे हैं वो अपना सैलरी भी लेंगे, तो वो भी एक कॉस्ट के रूप में ही हम लोग कहेंगे कि टाइम जो टेकन हुआ फैब्रिकेशन में वो भी एक कॉस्ट है। तो इतने सारे कॉस्ट जुट करके एक मेटल या मटेरियल को हम लोग बनाते हैं किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में या इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है वो उसका होना, कितना वो अवेलेबल है। तो द मटेरियल सिलेक्टेड शुड बी अवेलेबल एट एन appropriate cost and should be available in desired form। तो जो भी हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करें हम लोग इंजीनियरिंग में, वो उसका जो कॉस्ट है वो एप्रोप्रिएट हो, यानी कि हमारे लिए ठीक ठाक हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ऐसा हो जो क्वालिटी भी बढ़िया मिले और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, ऐसा हम लोग एप्रोप्रिएट कॉस्ट कहेंगे। तो अगर ऐसा मटेरियल जिसका एप्रोप्रिएट कॉस्ट हो और जो हमारे डिजायर्ड फॉर्म यानी जिस रूप में हम लोग उसको चाहते हैं ऐसा में अवेलेबल हो, तो उसको कहेंगे कि वो अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है, तो वो एक अच्छा मटेरियल होगा जिसको हम लोग चयन करेंगे या सिलेक्ट करेंगे इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो वातावरण है, वातावरण के हिसाब से वो अगर मटेरियल अच्छा है, वातावरण के हिसाब से मटेरियल अगर अच्छे गुणधर्म यानी कि एक अच्छा क्राइटेरिया दिखा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक अच्छा मटेरियल है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में है कि द इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोडक्ट ऑपरेट्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस सर्विस परफॉर्मेंस, ह्यूमिडिटी, वाटर और केमिकल कैन कॉज कोरोजन एंड सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी हम लोग मटेरियल चयन करें वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस सर्विस परफॉर्मेंस में वो ह्यूमिडिटी, वाटर, केमिकल किसी के कारण कोरोजन उसका जल्दी ना हो, क्योंकि अगर क्रोजन होगा तो वो क्या होगा, वो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग ऐसा मटेरियल हम लोग चुनेंगे जो ह्यूमिडिटी, वाटर और केमिकल वगैरह से रिएक्ट करके जिसमें क्रोजन ना हो, तो ऐसा मेटल चुनेंगे ताकि हम लोगों का जो फेलियर हो काफ़ी समय बाद हो और फेलियर होने में उसका काफ़ी समय लगे, वो काफ़ी अच्छा मटेरियल हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ऐसा मटेरियल जो जल्दी क्रोजन ना हो जिसका। नेक्स्ट है सर्विस रिक्वायरमेंट्स। Materials must withstand service demands. Such demands are dimensional stability, adequate strength, hardness, toughness, thermal conductivity। तो इसमें जो ये सभी गुणधर्म को अगर कोई ये सभी हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सभी को अगर वो फुलफिल कर रहा है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी को भी फॉलो कर रहा है, हार्ड में भी वो अच्छा है, टफनेस में भी ठीक है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ भी उसका बढ़िया है, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी है, तो हम लोग कहेंगे कि वो सर्विस रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट है सेफ्टी के मामले में भी वो मटेरियल जो है अच्छा होना चाहिए। तो ए मटेरियल मस्ट सेफली परफॉर्म्स इट्स फंक्शन। तो जो भी मटेरियल का हम लोग सिलेक्ट करें इंजीनियरिंग में वो सेफली परफॉर्म करे अपना फंक्शन को, फंक्शन मतलब अपने काम को। तो जो भी उस मटेरियल का काम है, अगर किसी मटेरियल का काम है किसी लोड को अपने ऊपर रखना या लोड को सहन करना, तो उसका जो काम है वो अपने काम को सेफली परफॉर्म करे, तो वो एक अच्छा मटेरियल कहलाएगा। अदरवाइज द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ इट मे बी सर्विस। तो वरना क्या होगा कि अगर वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, सेफली परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो जान मान के लिए क्षति होगा, किसी भी चीज़ के लिए क्षति होगा। अगर उसका काम है किसी लोड को सहन करना, अगर लोड को सहन नहीं करेगा तो कोई बिल्डिंग भी गिर सकती है। तो इसलिए हम लोगों को जो है वो सेफ्टी के मामले में भी वो मटेरियल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो जो उसका सर्विस है उस मटेरियल का वो उससे बाहर हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो प्रोडक्ट वो अपने सर्विस से बाहर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये था हमारा सेफ्टी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पोजेबिलिटी एंड रिसाइक्लेबिलिटी। डिस्पोजेबिलिटी का मतलब आप लोग समझते हैं डिस्पोजल होना, यानी वह ऐसा मटेरियल जो डिस्पोजल हो जाए इन्वायरमेंट में। जैसे आप लोग जैसे कि प्लास्टिक डिस्पोजल नहीं होता है, लेकिन वही बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो डिस्पोजल हो जाते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें, पत्ते वगैरह, फल वगैरह, ये क्या होते हैं कि हम लोग उसको 1-2 महीना अगर छोड़ दें ज़मीन में तो वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। और रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि उसको हम लोग फिर से उस चीज़ को, उस मटेरियल को एक बार काम में लेने के बाद उसको दोबारा से काम में ले सके, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक रिसाइकल मटेरियल है, वो रिसाइकलेबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करेगा। तो मटेरियल शुड बी इजीली डिस्पोजेबल एंड इफ पॉसिबल इट कैन बी रिसाइकल ऑल्सो। तो ऐसा मटेरियल का हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंजीनियरिंग में जो क्या हो, हमारा डिस्पोजेबल यानी जिसको हम लोग आसानी से डिस्पोजल कर सकें, यानी उसको हम लोग ख़त्म कर सकें, इन्वायरमेंट में मिला सकें, और अगर पॉसिबल हो सके तो उसको हम लोग फिर से रिसाइकल भी कर सकें, यानी उस मटेरियल का फिर से यूज़ कर सके, ऐसा हम लोग मटेरियल चयन करेंगे। दिस कॉन्स्ट्रेंट्स आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन मटेरियल सिलेक्शन।
तो ये सभी जो कॉन्स्टेंट्स है, ये सभी जो प्रतिबंध है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी इंजीनियर को। तो आप लोगों ने आज देखा कि किसी तरह से आप लोग किस तरह से एक इंजीनियर सिलेक्ट करता है किसी मटेरियल को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लोग जितने भी इंजीनियर हैं वो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना अपना मटेरियल चयन करते हैं, अपना अपना मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया थे। तो आज हम लोगों ने सीखा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।